हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके। बाकी जो हमारी सीरीज़ चल रही है डेली क्विज करंट अफेयर्स क्विज की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। सो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है जीएसपी प्रोग्राम का। जीएसपी प्रोग्राम इज टू ऑफर ट्रेड बेनिफिट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमीज। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जीएसपी का बेसिकली जो इस प्रोग्राम को जो डिज़ाइन किया गया है वो प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ट्रेड बेनिफिट्स के लिए। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज जो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ हो सके, प्रमोट कर सकें इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होगी ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेनली एडमिनिस्ट्रेट्स द जीएसपी प्रोग्राम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड WTO जो है ये सेट करता है जनरल गाइडलाइंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जनरल गाइडलाइंस जो होती है वो कौन इशू करता है? WTO। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जीएसपी के लिए। सो यहाँ पे अगर हम जीएसपी की बात करते हैं तो ये इसके लिए जो एडमिनिस्टर कौन करता है जीएसपी प्रोग्राम को, ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है एडमिनिस्टर कर रहा है जीएसपी प्रोग्राम को, ना कि WTO। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो थर्ड स्टेटमेंट है, the US revoked India's GSP status due to India's market access barriers that were impacting US exports। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यूएसए ने जो है इंडिया को 2019 में इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस है, इंडिया का जीएसपी स्टेटस जो था 2019 में यूएसए ने सस्पेंड कर दिया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें, द ऑटोमोबाइल्स सेक्टर वॉज द मोस्ट इम्पैक्टेड इन इंडिया ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ द जीएसपी बाय द यूएसए। सो अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ था सस्पेंशन का, सो बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया का जीएसपी सस्पेंड कर दिया था, तो इस पे जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव पे पड़ा था, जैसे कि हमारे पास हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, टेक्सटाइल्स हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पे। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे नहीं पड़ा था इतना इम्पैक्ट, दैट्स वाई स्टेटमेंट 4 जो हमारी ये इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो आंसर होगा ओनली टू हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमारे पास 1 और 3 जो था वो करेक्ट आंसर था एंड 2 और 4 जो है वो रॉन्ग थे। सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम। सो आयुष्मान भारत स्कीम से रिलेटेड हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, द स्कीम सीक्स टू कवर ओनली द आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। सो आयुष्मान भारत स्कीम की जो बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कवर नहीं होते हैं, इसमें बेसिकली सर्जरीज भी आती हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी इस स्कीम के तहत है, सिर्फ और सिर्फ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो होगी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो इस स्कीम का कंपोनेंट है। सो स्टेटमेंट 2 जो हमारी ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, लो इनकम फैमिलीज एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज आर प्राइमरली टारगेटेड बाय द स्कीम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि लो इनकम फैमिलीज एंड वल्नरेबल सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उसको मेनली टारगेट किया गया है इस स्कीम के तहत। दैट्स वाई 2 और 3 जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, तो आंसर जो होगा 2 और 3। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ट्रेड रिलेशंस डज द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर प्राइमरली एम टू बेनिफिट। सो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च हुआ था इंडिया एंड यूएई के बीच में। सो इंडिया एंड यूएई के बीच में लॉन्च हुआ था वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। दैट्स माई आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड यूएई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? द इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। सो यहाँ पे जो है बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी
इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो इसका बेसिकली जो एम था वो किसको प्रमोट करना था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए था, जो मेन एम था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना। सो ये जो था यहाँ पे मेन एम था इस इनिशिएटिव का। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज स्पेसिफिकली टारगेटेड बाय द इनिशिएटिव। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें प्राइमरी फोकस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस इनिशिएटिव का। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं था, दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर द इनिशिएटिव डिफेंस प्रोडक्शन वॉज एम्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ओनली 3। सो यहाँ पे जो ये है एक ही सही है, तो ओनली 1 जो होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो यहाँ पे SDG दिया है और यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। तो SDG 3 की अगर हम बात करते हैं, सो SDG 3 किसके लिए होता है, SDG 3 बेसिकली गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए होता है। सो यहाँ पे पेयर 1 जो होगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। SDG 3 किसके लिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए है। सो SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 5 की बात करें, SDG 5 मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी के लिए। सो पेयर 2 भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, पेयर 1 भी इनकरेक्ट हो गया। SDG 7 की अगर हम बात करते हैं तो SDG 7 किसके लिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है SDG 7। देन SDG 9 की अगर हम बात करें तो SDG 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे SDG 9 जो है ये है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स वाई सारे ही हमारे जो है पेयर जो है इनकरेक्ट मैच है, इनकरेक्टली मैच है ये चारों पेयर। SDG 3 हमारा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी के लिए, SDG 7 है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए, SDG 9 है हमारा इंडस्ट्रीज के लिए। सो यहाँ पे पेयर्स जो हैं ये सारे ही हमारे पास इनकरेक्ट पेयर है। हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे करेक्टली पेयर पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, सो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Consider the following statement. Consider the following statement in the context of Central Industrial Security Force या फिर CISF। सो CISF से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा है। CISF was established in 1973 to provide integrated security cover to public sector undertakings। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 की एस्टैब्लिशमेंट, CISF की अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1973 में एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1969 में। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर गलत है, दैट्स वाई स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। 1969 में एस्टैब्लिश हुई थी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स एंड मेट्रो नेटवर्क्स। सो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज CISF जो है रिस्पॉन्सिबल है किसकी सिक्योरिटी के लिए, एयरपोर्ट्स हो गया, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया, मेट्रो नेटवर्क्स हो गए। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। CISF की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1969 में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 1973 नहीं होगा, 1969। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी वो क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, किसकी सिक्योरिटी है इसके अंडर, एयरपोर्ट्स हो गया, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया, मेट्रो नेटवर्क्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, it is the only paramilitary force that has allowed women reserve battalion। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज CISF डज नॉट हैव ऑल women battalion। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। यहाँ पे 2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2 हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, राइट आंसर होगा हमारा ओनली 2। सो ओनली 2 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिकॉज स्टेटमेंट 2 जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 हमारे पास करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एम्बेसी इज typically located in a country's capital while a consulate is located in major cities outside the capital। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। एम्बेसीज जो होती है बेसिकली लोकेटेड होती है कंट्री के कैपिटल में, और कॉन्सुलेट जो होता है वो मेजर सिटीज़ में सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें,
Only embassies can issue visas to foreign nationals. Consulate do not have this authority. So यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट होगी बिकॉज एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स दोनों ही इशू कर सकते हैं वीज़ा डिपेंडिंग ऑन देयर ज्यूरिसडिक्शन. दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट होगी. हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 1. सो ओनली 1 जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे. सो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की अगर हम बात करें तो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कौन कंडक्ट कराता है ये सर्वे? सो ये सर्वे बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे. सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो स्टेटमेंट 1 है द डेली रिज इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. डेली रिज जो है वो बेसिकली अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है और अरावली हिल्स जो है ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है. जो वर्ल्ड में जितने भी ओल्डेस्ट माउंटेन है उनमें से एक अरावली हिल्स है. सो डेली रिज जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन है किसका? अरावली हिल्स का. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें द डेली रिज इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स नदर्न एंड सदर्न. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज अगर हम डेली रिज की बात करते हैं तो ये डिवाइडेड है 4 जोन्स में, ना कि 2 जोन्स में. सो ये 4 जोन्स में डिवाइडेड है. 4 जोन्स कौन से? एक तो नदर्न हो गया, एक हो गया सदर्न और एक हो गया सेंट्रल जोन, एक हो गया साउथ सेंट्रल जोन. सो यहाँ पे जो है नदर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल एंड सदर्न जोन. सो 4 जो है 4 जोन्स हैं डेली रिज के, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. 4 रिज हैं कौन कौन से? नदर्न रिज, सदर्न रिज, सेंट्रल रिज एंड साउथ सेंट्रल रिज. दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी बिकॉज यहाँ कहना है कि 2 जोन है, 2 जोन्स नहीं होते हैं, 4 जोन्स होते हैं. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ प्राइमरली अ मैन मेड फॉरेस्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. सो अगर हम यहाँ पे डेली रिज की बात करते हैं तो डेली रिज अभी हमने डिस्कस किया कि अरावली का पार्ट है एंड ये मैन मेड फॉरेस्ट नहीं है, नेचुरल फॉरेस्ट है. सो ये जो है नेचुरल फॉरेस्ट है, ना कि मैन मेड फॉरेस्ट. दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है हमारी ये भी हमारी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी. सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा ओनली 1. सो ओनली 1 जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. सो ओनली 1 जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements about the Commission of Railway Safety in India और CRS. So Commission of Railway Safety Commission से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 है हमारी द CRS functions under the administrative control of the Ministry of Railways. So CRS की अगर हम बात करें कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर नहीं है. ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है CRS. कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट है. CRS ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओवरसी द सेफ्टी ऑफ रेल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मेट्रो रेल सिस्टम्स एंड प्राइवेट रेल लाइंस. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. इसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि सेफ्टी देखना रेलवेज की, मेट्रो रेल सिस्टम की, प्राइवेट रेल लाइंस की. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है द CRS हैज़ क्वाजी जुडिशियल पावर्स टू पेनलाइज रेलवे ऑफिशियल्स फॉर लैप्सेस इन सेफ्टी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज CRS के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो पेनलाइज कर सके रेलवे ऑफिशियल्स को. इसका जो रोल होता है बेसिकली CRS का, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल होता है, ना कि क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं इसके पास. तो क्वाजी जुडिशियल पावर नहीं होती है CRS के पास. दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी. स्टेटमेंट 2 बस करेक्ट है. यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो आंसर होगा ओनली 1. सो ओनली 1 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा बिकॉज एक ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा. आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से. क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे. चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.